दोस्तों, यह कहानी बिहार राज्य के रोहतास जिले के एक छोटा सा शहर सासाराम की है। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की होती है और उसका नाम सोनम होता है। सोनम घूम घूम कर भीख मांगने का काम करती है। वह घर में जाती है और हर घर में जा जाकर भीख मांगा करती है। एक दिन वह एक मकान के आगे भीख मांगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, कोई है, मैं 2-4 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। वह कुछ देर तक आवाज़ लगाती है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वह मायूस होकर वहाँ से चल पड़ती है। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है तो पीछे से आवाज़ आता है, जरा रुकिए, मैं थोड़ा बाथरूम में था इसलिए आने में देरी हो गई। जब सोनम उस व्यक्ति की आवाज़ सुनती है तो वो दोबारा से उस दरवाजे तक चली जाती है। अब वो जो व्यक्ति था वो भी बाहर आ जाता है, जिसका नाम प्रवीण होता है और उसकी उम्र 30 साल की लगभग थी। वह जैसे ही भिखारन को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसे वह भिखारन जानी पहचानी सी लगती है। उसे एकटक निहारने लगता है। इस तरह उसे देखता हुआ पाकर सोनम थोड़ा सा असहज होती है, लेकिन फिर कहती है, साहब, मैं 2-3 दिन से बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को है तो दे दो। यह सुनकर वह चौंक पड़ता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें पहले कहीं देखा हूँ? इस पर वह भिखारन हंसने लगती है और कहती है, साहब, क्या मालूम आप मुझे कहाँ देखे हो, क्योंकि मैं तो घूम घूम कर भीख मांगा करती हूँ। हो सकता है कहीं आपने देख लिया होगा। लेकिन जो प्रवीण होता है उसे यकीन नहीं होता कि यह कोई भिखारन है। उसे बार बार लगता है कि वह इसे जानता है। तभी वह कहता है, नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आपको पहचानता हूँ। क्या आप सपना को जानती हैं? इस पर जो सोनम थी वह चौंक जाती है और कहती है, सपना? सपना को आप कैसे जानते हैं? तब वो कहता है कि सपना मेरी पत्नी थी। इतना सुनते ही सोनम कहती है, सपना तो मेरी सहेली थी और मैं सोनम हूँ। इतना सुनते ही प्रवीण है वो कहने लगता है, मैंने कहा था ना कि मैं आपको जानता हूँ, यानी कि आप मेरी पत्नी की सहेली सोनम हो। मैं अक्सर आपको उसके मैके जब जाता था तो देखा करता था, तभी तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है। इतना सुनने के बाद सोनम फुट फुट कर रोने लगती है और फिर प्रवीण से उसके बारे में पूछने लगती है। तब प्रवीण उसे अंदर ले जाता है और बैठाकर फिर इत्मीनान से सारी बातें करते हैं। प्रवीण कहता है कि मेरी जब सपना से शादी हुई थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वह किसी और के साथ भाग गई, क्योंकि वह किसी लड़के से प्यार करती थी। यह सुनने के बाद सोनम थोड़ा दुखी होती है, मगर फिर नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद जो प्रवीण है वह पूछता है कि आपकी भी तो शादी हो गई थी। तब सोनम कहती है, हाँ, मेरी शादी हो गई थी। इतना सुनने के बाद सोनम फिर से फुट फुट कर रोने लगती है। वह रोते हुए प्रवीण को अपने दुखड़े सुनाने लगती है। कहती है, मेरी भी शादी तो हो गई थी, मगर जो मेरा पति था मुझे बहुत परेशान करता था, हर रोज मुझे मारता पीटता था। अपने पति के अत्याचार के कारण मैं अपने मायके चली गई थी। जब मैं मायके आई तो अपने माता पिता के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। अब मैं भैया भाभी के साथ रहने लगी, मगर मेरे भैया भाभी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत ही गलत था। वह मुझे बहुत टॉर्चर किया करते थे। इस वजह से मैं अपने मायके को छोड़कर अब मैं अकेले रहने लगी हूँ और हर जगह काम ढूंढती हूँ, मगर कहीं भी मुझे काम नहीं मिलता। और अगर कहीं काम मिल भी गया तो सभी जगह हर लोगों की गलत निगाह मुझ पर रहती है। हर कोई मुझसे गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करता है। यह सब मुझसे सहन नहीं होता। इसके बाद मैं घरों में जा जाकर काम करने लगी। मुझे लगा कि घर के अंदर काम करूंगी तो मैं सेफ रहूंगी, क्योंकि घर के अंदर तो फैमिली रहती है। लेकिन जब मैं घरों में काम करने जाती तो वहाँ भी मेरे साथ गलत व्यवहार होने लगा। मैं कहीं भी सेफ नहीं थी। इस सब चीज़ों से मैं तंग आकर मैं भीख मांगना स्टार्ट कर दी और मैं अब भीख मांग कर ही अपना गुजारा करती हूँ। सोनम की दुख भरी कहानी सुनकर प्रवीण रोने लगता है। कुछ देर तो दोनों रोते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। कुछ देर मायूसी के बाद प्रवीण कहता है कि सोनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर सोनम कहती है, हाँ बोलो ना। तब प्रवीण कहता है, देखो, तुम भीख नहीं मांगा करो,
तुम भीख मांगते हो, बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो मैं दूंगा, मगर तुम आज के बाद भीख नहीं मांगोगी। सोनम, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही घर रह जाओ, क्योंकि मेरी भी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ दिया है। मुझे भी एक महिला की ज़रूरत है जो मेरे घर को संवार सके। मेरे घर में भी कोई महिला नहीं है। सोनम, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कही, हाँ बोलो ना। तब प्रवीण कहता है, क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते? तुम अगर चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद सोनम हैरान हो जाती है, मगर कुछ देर बाद कहती है, अगर तुम्हारी पत्नी वापस आ गई तो फिर क्या होगा? उसके आने के बाद तो तुम मुझे घर से निकाल ही दोगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से दर दर की ठोकरें खाऊं। मैं जिस हाल में जी रही हूँ वही बेहतर है। कम से कम दोबारा से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ तो नहीं आती ना। इतना सुनने के बाद प्रवीण कहता है, देखो मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है और मैं अब उससे अलग रहता हूँ। इतना सुनने के बाद नन्ही थोड़े विचार में पड़ जाती है और फिर शादी के लिए राजी हो जाती है। यह सब सुनने के बाद प्रवीण खुश हो जाता है और उसके सामान को, यानी कि उसकी गठरी को उसके कंधे से उतार देता है और उसे दूर फेंक आता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर ले जाते हुए अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई रहा करते हैं। सोनम पूरे घर को निहारती रहती है। उसके बाद प्रवीण कहता है, यह अब हमारा घर है। इस पर सोनम कहती है, घर तो हमारा है, लेकिन इसकी हालत कैसी बना रखी है आपने। इसके बाद सोनम उस घर को सजाने संवारने में लग जाती है और जो प्रवीण था वो छत पे चला जाता है। जैसे ही सोनम घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी प्रवीण का छोटा भाई अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उस महिला को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन महिला है जो घर की साफ सफाई कर रही है। अब वह चिल्लाकर उस महिला से कहता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गई? कहीं चोर तो नहीं हो? इस पर सोनम तड़ाके से जवाब देती है और कहती है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ। तुम कौन हो और मेरे घर में आकर मुझसे पूछने वाले होते कौन हो तुम? इतना सुनने के बाद प्रवीण का छोटा भाई नाराज हो जाता है और गुस्से के मारे उसका हाथ पकड़कर घर से निकालने लगता है। जब उसका भाई उसे घसीटकर बाहर निकाल रहा था, तभी प्रवीण छत से नीचे आ जाता है और यह सब देखकर वह उसे रोक देता है और कहता है, जरा ठहरो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं बताता हूँ। नीचे आने के बाद प्रवीण अपने छोटे भाई से कहता है, यह तेरी भाभी की सहेली है, यह इधर उधर भीख मांग रही थी, इसलिए मैंने इसे भीख मांगने से मना किया और अपने घर में रख लिया, क्योंकि हमें भी एक महिला की आवश्यकता है और इसका भी पति से तलाक दे दिया है। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी भाभी भी मुझे छोड़कर चली गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ही इस घर में रहे। यह सब सुनने के बाद प्रवीण का छोटा भाई कहता है, ये सब तो ठीक है भैया, आप इसे रख लो घर में, मगर ऐसे ही रखोगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? गांव घर वाले तो ताने मार मार कर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। यह सब सुनने के बाद प्रवीण कहता है, तो फिर हम क्या करें? तब उसका छोटा भाई कहता है, क्यों ना आप इनसे पहले शादी कर लो मंदिर में जाकर। इतना सुनने के बाद प्रवीण को भी यह बात अच्छी लगती है और वह अपने गांव के मुखिया जी को बुलाता है और उनसे सारी बातें करता है। इसके बाद मुखिया जी की रजामंदी में वह मंदिर ले जाकर सोनम के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब दोनों भाई और वह सोनम तीनों साथ में रहने लगते हैं। अब उनका परिवार पूरा हो गया था और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय इसी तरह चल रहा था। कुछ समय के बाद सोनम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। अब प्रवीण अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हो जाता है। इस तरह समय चलते रहता है। एक दिन सोनम अपने पति से कहती है, देखो जी, अगर कुछ वक्त आपके पास हो तो मेरे साथ चलोगे? यह सुनने के बाद प्रवीण कहता है कि तुम्हें क्या काम है और कहाँ चलना है? तो सोनम कहती है कि मैं आपको वहीं चल के बताऊंगी। इतना सुनने के बाद प्रवीण कहता है, ठीक है, तुम्हें जब जाना हो तब मुझे बता देना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन ही सोनम तैयार होकर और उस अपने पति को तैयार होने को कहती है और फिर दोनों ही तैयार होकर चल देते हैं अपने से छोटे बच्चे को लेकर। जब वो जाते हैं तो प्रवीण उससे पूछता है, सोनम हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर सोनम कहती है कि आपको मेरे मायके चलना है, मैं अपने भैया भाभी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरा भला कह के मुझे ठुकराया था। इतना सुनने के बाद प्रवीण उसके साथ चुपचाप उसके मायके चला जाता है। वहाँ जाने के बाद सोनम दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने भैया भाभी को आवाज़ लगाने लगती है।
उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। वह अपने भैया भाभी से कहती है, देख लो भैया, आपने मुझे भले ही ताने मारकर घर से निकाल दिया था, मगर देखो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरा जीवन फिर से संवर गया है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो। वह ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसके भैया भाभी ने उसे छोटी छोटी बातों के लिए ताना मारा करते थे और उसे बहुत तंग किया करते थे। यह सब सुनने के बाद उसके जो भैया भाभी होते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोनम को तंग किया था। इतना सब कुछ कहने के बाद सोनम अपने पति के साथ अपने घर चल देती है और उसके भैया भाभी जो होते हैं वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। इधर सोनम अपने घर में आकर अपने घर को सजने संवारने में लग जाती है और अपने छोटे देवर यानी प्रवीण के छोटे भाई का भी बहुत ख्याल रखती है, एक माँ की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।